तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो रेड बटरफ्लाई है ना वो फोर अलायंस से लड़ने के लिए आ गई थी और अब आएंगे। अब जैसी रेड बटरफ्लाई फोर अलायंस से लड़ने के लिए आती है ना तो सीन शिफ्ट होता है और पर हमें कुछ पुरानी बातों को बताया जाता है कि जो रेड बटरफ्लाई है ना वो जुयू कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि जो जुयू कंट्री है ना उसे एक और कंट्री सपोर्ट करती है और जो एक और कंट्री है ना वो एक रैंक 5 की कंट्री है। इसलिए जुयू कंट्री का भविष्य रेड बटरफ्लाई के हाथों में ही है, क्योंकि वो रैंक 5 की कंट्री है ना वो रेड बटरफ्लाई की कारण ही जुयू कंट्री की मदद कर रही है। इसलिए अब तक जुयू कंट्री जिंदा रह पाई है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जो रेड बटरफ्लाई है ना वो शुरुआत से ही जन्म से ही 5 स्पिरिट की मालिक थी। और तो और रेड बटरफ्लाई की जो मास्टरनी थी ना, टीचर थी ना, उसने रेड बटरफ्लाई को बहुत ही अच्छी टीच किया था। और तो और रेड बटरफ्लाई के खातिर उन्होंने अपनी जान भी दे दी थी। हालांकि रेड बटरफ्लाई की जो मास्टरनी थी ना वो एक एस्ट्रोलॉज थी, इसलिए उसने पहले ही पता लगा लिया था कि अगर रेड बटरफ्लाई फोर अलायंस में बोला जाए तो फोर अलायंस कॉन्टिनेंट से लड़ने के लिए गई ना तो शायद वो वहाँ पर मारी जा सकती है। इसलिए रेड बटरफ्लाई की टीचर ने फोर अलायंस से लड़ने के लिए सबसे पहले रेड बटरफ्लाई की सीनियर को भेजा था ताकि वो रेड बटरफ्लाई की जान बचा सके। अब जैसे हमें इन बातों का पता चलता है ना तो दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें वर्तमान का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो जुयू कंट्री है ना वो फोर अलायंस पर हमला कर रही होती है, लगे तेरी। और यहीं फोर अलायंस वाले चलते हैं तो वो भी जुयू कंट्री के लोगों पर हमला कर रहे होते हैं, लगे तेरी। अब यहाँ पर चारों तरफ लगे तेरी मची रही होती है, तभी हमें यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है। अब जैसी रेड बटरफ्लाई यहाँ पर प्रकट होती है और वो ये देखती है कि डेंगू के मास्टर के पास एक ड्रैगन है और वो ड्रैगन चारों तरफ हड़दम मचा रहा है। तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो अपने एक बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है कि जाओ और जाकर इस ड्रैगन को खत्म कर दो। अब जैसी रेड बटरफ्लाई का बॉडीगार्ड ये बात सुनता है ना तो ये बॉडीगार्ड चलता है तो रेड बटरफ्लाई से कहने लगता है कि इस ड्रैगन को शायद मैं खत्म ना कर पाऊँ, लेकिन मैं इसके कनेक्शन को तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इसकी आत्मा हमें काम में आ सकती है इस ड्रैगन की। अब जैसी रेड बटरफ्लाई अपनी बॉडीगार्ड की बात सुनती है ना तो वो हमें से रिला देती है तो क्या कर रहे हो, करो। अब भाई जब जैसी रेड बटरफ्लाई की बॉडीगार्ड को आदेश मिलता है ना तो रेड बटरफ्लाई का बॉडीगार्ड चलता है तो एक फिंगर अटैक बहुत ही तेजी से डेंगू के मास्टर के ऊपर कर देता है। अब जैसी डेंगू का मास्टर फिंगर अटैक अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो वो चलता है तो अपने ड्रैगन और अपने ऊपर एक सील बना लेता है, लेकिन वो जितना भी ट्राई करे ये फिंगर अटैक चलता है तो सीधा सीलों को तोड़ते हुए डेंगू से जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से डेंगू चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। और तो और इस डेंगू का कनेक्शन ड्रैगन से था ना वो भी पूरी तरीके से टूट जाता है। इतने में ये बॉडीगार्ड चलता है तो यहाँ पर एक बहुत ही विशाल हैंड बनाता है और ड्रैगन की आत्मा को निकालकर एक पोर्टल के जरिए जुयू कंट्री में भेज देता है। अब जैसी ड्रैगन से उसकी आत्मा निकलती है ना तो ये ड्रैगन बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और जमीन पर टुकड़ों में बिखर जाता है। अब जैसे ही फोर अलायंस के लोग ड्रैगन को हारता हुआ देखते हैं ना तो उनकी दम बोला जाए तो हिम्मत टूट जाती है और वो यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं टुगड़ू, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अब वो जीत है ही नहीं सकते, इसलिए वो यहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। अब इतने में हमें दोबारा से रेड बटरफ्लाई को बताया जाता है जो कि फोर अलायंस वाले बंदों को भागता हुआ देख रही होती है। अब जैसी रेड बटरफ्लाई ये देखती है ना तो रेड बटरफ्लाई चलती है तो वो सबसे पहले अपने स्पिरिटों को बुलाती है। अब जब रेड बटरफ्लाई अपने स्पिरिटों को बुलाती है ना तो वो देखती है कि 5 स्पिरिट में से सिर्फ 4 ही स्पिरिट बची हुई हैं। रेड बटरफ्लाई हैरान हो जाती है, लेकिन वो जानती है कि वो शायद 5वां स्पिरिट भी एकदम सुरक्षित होगा, इसलिए रेड बटरफ्लाई चलती है तो चारों स्पिरिटों को ऑर्डर देती है कि जाओ और जाकर सबको खत्म कर दो। अब जैसी रेड बटरफ्लाई ऑर्डर देती है ना तो रेड बटरफ्लाई के चारों स्पिरिट चलते हैं तो सारे के सारे फोर अलायंस वाले पावरफुल कल्टीवेशन करने वाले लोगों पर हमला करने लगते हैं और एक एक कर सभी बुड्ढों को मारने लगते हैं, चाहे फिर वो टेंटू वाला बुड्ढा हो या फिर डड़ियल वाला बुड्ढा, सबको खत्म करने लगते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि अपनी आंखों को बंद कर सब कुछ मस्ती में देख रहा होता है। वांगलिंग समझ जाता है कि अब शायद सही मौका है डेंगू का मास्टर है ना उससे फर्नेस लेने का, इसलिए अब वांगलिंग चलता है तो तुरंत यूनको जी ने हमारे वांगलिंग को जो टोपी दी है ना उसे पहनता है और यहाँ से नोटू 11 बोला जाए तो यहाँ से सीधा निकल जाता है डेंगू के टीचर के पास। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो डेंगू का टीचर चुपचाप वो फर्नेस हमारे वांगलिंग को पकड़ा देता है। हालांकि हमारा वांगलिंग जो टोपी पहना हुआ था ना उस टोपी के सहायता से बोला जाए तो टोपी के कारण डेंगू का मास्टर हमारे वांगलिंग को नहीं पहचान पाता। अब फाइनली हमारा वांगलिंग चलता है तो
तो यहाँ से फर्नेस लेने के बाद टेंगू को एक बोतल पकड़ाने के बाद यहाँ से भी निकल जाता है। अब हमारा वांगलिंग फोर अलायंस वाली कंट्री से सीधा निकल ही रहा होता है बॉर्डर की ओर, तभी हमें एक आइस टावर को बताया जाता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि एक बुढ़िया का होता है। अब जैसे ये बुढ़िया यहाँ पर प्रकट होती है ना, तो ये सीधा हमारे वांगलिंग को धमकी देने लगती है कि मेरे होते हुए फोर अलायंस का कोई भी मेंबर जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जा सकता। अब जैसे ये बुढ़िया कहती है ना, तो ये तेजी से चैनों से हमारे वांगलिंग के ऊपर हमला कर देती है। अब जब वांगलिंग अपने सामने किसी बुढ़िया को दिखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो टैंग फैमिली के बहुत सारे पपेटों को निकालता है और तेजी से इस बुढ़िया पर इन पपेटों से हमला कर देता है। अब जब बुढ़िया चलती है तो सारे के सारे पपेटों को रोक लेती है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो इस बुढ़िया को चकमा देने के लिए अपने सारे पपेटों को ब्लास्ट करवा देता है और यहाँ से मौके का फायदा उठाकर भागने लगता है। लेकिन दूसरे पल ही बुढ़िया भी समझ जाती है कि सामने वाले लड़के के क्या प्लान थे, इसलिए अब जब बुढ़िया चलती है तो दोबारा से हमारे वांगलिंग के ऊपर हाथ धोकर पड़ जाती है। अब इतने में वांगलिंग भी समझ जाता है कि इस बुढ़िया से बचकर नहीं भागा जा सकता, इसलिए वांगलिंग चलता है तो टैंग हुआ के सबसे जिगरी भाई को निकालता है और उसे भी इस बुढ़िया पर हमला करने के लिए भेजा देता है। अब जैसी ये बुढ़िया टैंग हुआ के भाई को देखती है ना, बोला जाए तो हमारे वांगलिंग के सबसे पावरफुल पटेपेट को देखती है ना, तो ये भी थोड़ी सी प्रसन्न हो जाती है कि इस लड़के के पास सच में बहुत ही अच्छे ट्रेजर हैं, लेकिन इसका कल्टीवेशन लेवल बहुत ही कम है, इसलिए आज ये मेरे हाथों से पक्का मारे जाने वाला है। अब जो बुढ़िया चलती है तो टैंग हुआ के बोला जाए तो हमारे वांगलिंग के पपेट को रोकने के लिए यहाँ पर एक सील चढ़ा देती है, इसलिए अब वांगलिंग का पपेट था ना, जितना भी कोशिश करे वो इस बुढ़िया के फॉर्मेशन को तोड़ ही नहीं पाता। इतने में बुढ़िया चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलती ही हमारे वांगलिंग का जो पपेट था ना टैंग हुआ के भाई वाला, उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे ही वांगलिंग ये भी दिखता है कि उसका सेकंड नंबर का पपेट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो हमारा वांगलिंग चलता है तो अपने फ्लैग को बाहर निकालता है और यहाँ पर फ्लैग की सहायता से आसमान में रेड कलर के बादल बना देता है और उन रेड कलर के बादलों से सीधा उस बुढ़िया पर हमला कर देता है। अब जैसे ही बुढ़िया, पता नहीं हमारे वांगलिंग के इस अटैक का नाम क्या है, लेकिन मैंने नोवेल वाली वीडियो में इस अटैक का नाम बताया है, ठीक है, आगे बढ़ती हैं। अब हमारे वांगलिंग के अटैक की वजह से ये बुढ़िया चलती है तो यहाँ पर मारी जाती है। इतने में हमें रेड बटरफ्लाई के बॉडी कार्ड को बताया जाता है, जो कि इस रेड पावर को देखकर तुरंत यहाँ पर प्रकट हो जाता है। हमारा वांगलिंग चलता है तो वो भी यहाँ से भाग जाता है अर्थ ऋषि के टेक्निक की सहायता से। हालांकि भागते समय हमारी वांगलिंग की जो टोपी है ना, वो हमारी वांगलिंग का अहम योगदान निभाती है उसे भागने में। इतने में हम वांगलिंग चलता है तो अपनी मोती के अंदर घुस जाता है। अब इतने में हमें रेड बटरफ्लाई के बॉडी कार्ड को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत हमारे वांगलिंग को पुकारता है कि जो कोई ने भी इस रेड कलर के बादलों को बुलाया है ना, वो कृपया सामने आ जाइए, मैं आपको हर चीज देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस इस दोबारा से इस रेड लाइटनिंग को देखना है। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता। अब पलक झपकती समय गुजरता है और जो फोर अलायंस है ना, वो पूरी तरीके से हार जाती है और जो जूयू कंट्री है ना, वो लगातार जीत जाती है। और तो और फोर अलायंस लगातार जूयू कंट्री के मतलब कि जूयू कंट्री लगातार फोर अलायंस के लोगों को मारती जाती है, जिस वजह से फोर अलायंस का एकदम सफाया हो जाता है। अब पलक झपकती 5 साल गुजर जाते हैं और फिर हमें 5 साल बाद हमारे वांगलिंग का मोती बताया जाता है, जिसके अंदर हमारा वांगलिंग लगातार 5 सालों से कल्टीवेट कर रहा होता है। और इन 5 सालों में हमारे वांगलिंग का जो मोती है ना, उसके बारे में हमारे वांगलिंग ने काफी कुछ जानकारी प्राप्त की है। अब इसी के साथ सीन सुधरता है और फाइनली 5 साल बाद हमारा वांगलिंग मोती से बाहर आता है और आसपास की फोर अलायंस वाली दुनिया को दिखता है, जो कि अब पूरी तरीके से जूयू कंट्री के रूप में बदल चुकी थी। हमारा वांगलिंग चलता है तो यहाँ पर घूमने लगता है और घूमते समय हमारे वांगलिंग को पता चल जाता है कि जो जूयू कंट्री है ना, वो बहुत ही ज्यादा अजीब है और वो नॉर्मल लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार करती है। और तो और वांगलिंग अपनी शक्तियों के द्वारा ये भी जान लेता है कि शायद जो नॉर्मल लोग हैं ना, वो एक गुलाम की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। जब भी नॉर्मल लोगों की जरूरत पड़ती है ना और उनके अंदर के किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे भी निकाल लिया जाता है। बोला जाए तो नॉर्मल लोग एक कचरे के समान हैं और हमेशा कल्टीवेशन करने वाले लोग नॉर्मल लोगों का फायदा उठाते रहते हैं। अब वांगलिंग बाजार में घूम ही रहा होता है और इसी घूमने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।